नमस्कार। आज हम उदय प्रकाश की कहानी तिरिच की संरचना पर बात करेंगे। तिरिच कहानी की संरचना पर बात करने के पूर्व उदय प्रकाश के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में हम जान लें। उदय प्रकाश 90 दशक के बहुचर्चित कहानीकार हैं। उन्होंने कई कहानी संग्रह लिखे हैं। दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, मोहनदास, अरेबा परेबा, मैंगो सिल आदि उनके कहानी संग्रह हैं। उदय प्रकाश कहानीकार के साथ साथ कवि भी हैं। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम एक भाषा भी हुआ करती है, जैसे उनके कविता संग्रह हैं। इसके अलावा उनके कुछ निबंध संग्रह भी आए जो उन्होंने विभिन्न समयों पर लिखे हैं। ईश्वर की आँख, अपनी उनकी बात, नई सदी का पंचतंत्र। ये कहानी जिस पर चर्चा करनी है तिरिच, इस कहानी के साथ और इस कहानी के साथ ही नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि उदय प्रकाश की समूची कहानी यात्रा के साथ हिंदी कहानी को एक शब्द मिला, एक अवधारणा मिली और वो अवधारणा 90 दशक में कहानी आलोचना के संदर्भ में चर्चा का विषय बनी। वो शब्द था या वो अवधारणा थी जादुई यथार्थवाद। हिंदी के पाठकों का ये पहला सामना था जो उदय प्रकाश की कहानियों के संदर्भ में प्रस्तुत हुआ। अमूमन हम ये जानते हैं कि यथार्थवाद की अवधारणा प्रेमचंद की कहानियों से ही शुरू हुई थी और प्रेमचंद की कई कहानियों में हम लोग ये देखते हैं कि प्रेमचंद की कहानी की जो यात्रा है वो आदर्शोन्मुखी समाजवाद से चलकर समाजोन्मुखी यथार्थवाद तक पहुंचती है। यानी कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद से चलकर समाजोन्मुखी यथार्थवाद तक चलती है। इसके आगे की एक और यात्रा है, जॉर्ज लुकाच कहते हैं क्रिटिकल रियलिज्म, आलोचनात्मक यथार्थवाद। तो यथार्थवाद एक प्रकार से आप कह सकते हैं कहानी के साहित्य का या उसकी आलोचना का एक मानदंड मान लिया गया। उदय प्रकाश 90 दशक में आते हैं तो उनके साथ एक शब्द जुड़ा, जादुई यथार्थवाद। जादुई यथार्थवाद की चर्चा पंकज बिष्ट की कहानी बच्चे गवाह नहीं हो सकते की समीक्षा करते हुए चंचल चौहान ने पहली बार की। ये जादुई यथार्थवाद है क्या? यहाँ रुक करके थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना जरूरी है। जादुई यथार्थवाद से जुड़े जो बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उनका नाम है मार्क्वेज, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। हम सब उनके बेहतरीन उपन्यास के बारे में जानते हैं। 100 Years of Solitude, जिसका हिंदी अनुवाद 100 सालों का एकांत के नाम से भी प्रकाशित हुआ। असल में जादुई यथार्थवाद ये एक पद्धति है और एक शिल्प भी। कहानी कैसे लिखी जाए और कहानी में यथार्थ को अभिव्यक्त कैसे किया जाए, इसकी एक मेथडोलॉजी है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, लातीनी अमेरिकन देशों में शुरू हुई। मार्क्वेज बोर्खेज और इसाबेल अलेंदे इसके बहुचर्चित कथाकार हैं। इस जादुई यथार्थवाद में मिथकों, विश्वासों, धारणाओं और मान्यताओं का संयोजन होता है और लेखक अपने यथार्थवाद को इन तमाम सारे तत्वों से नियोजित कर वो अपने समय के यथार्थ की पुनर्रचना करता है। इस पद्धति में स्मृति, स्वप्न और संघर्ष की एक बड़ी भूमिका है। हम तिरिच कहानी के संदर्भ में भी, क्योंकि तिरिच कहानी के संदर्भ में यह बात आती है कि ये जादुई यथार्थवाद की कहानी है,
तो इस जादुई यथार्थवाद में जैसे मैंने कहा कि स्मृति, स्वप्न और संघर्ष बहुत जरूरी तत्व हैं। तिरिछ कहानी में भी स्मृति, स्वप्न और संघर्ष, इन तीनों की बड़ी भूमिका है। इसमें उन लोक प्रचलित मान्यताओं, रूढ़ियों और विश्वासों का भी समायोजन है जिसकी चर्चा जादुई यथार्थवाद में की जाती रही है। तिरिछ कहानी की शुरुआत पिताजी से होती है और नरेटर ये बताता है कि इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी, शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी। संरचना में जैसे जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक जो प्रोलॉग होता है, जो प्रस्तावना होता है, उस प्रस्तावना के संदर्भ में आप उदय प्रकाश की इन लाइनों पर अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें सपने भी हैं और इसका संबंध सपने से है, शहर से है और शहर के प्रति जो जन्मजात भय उससे भी है। तो एक प्रकार से सपने और शहर, ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिसके संदर्भ में ये पूरी कहानी बुनी गई है। तिरिछ का सामान्य अर्थ होता है विष खापर। ये एक प्रकार का जानवर होता है जिसके बारे में लोक मान्यता ये है कि ये जिसको काटता है वो उसका बचना मुश्किल होता है। काटने के 24 घंटे के बाद उसके शरीर में जहर फैल जाता है, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु होती है और भी तमाम सारी बातें उसके बारे में बताई जाती हैं। जैसे ये कि तिरिछ काटने के बाद कहीं उलट जाता है, उलट करके पेशाब कर देता है, फिर उस पेशाब में लौट जाता है। अगर वो ऐसा कर लेता है तो निश्चित ही जिसको उसने काटा है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ये एक प्रकार से ये लोक विश्वास है। अब ये इस लोक विश्वास में अंधविश्वास भी शामिल है और लोक रूढ़ियाँ भी शामिल हैं। उदय प्रकाश की कहानी तिरिछ जो शुरू होती है उसमें पहला जो प्रमुख हिस्सा है वो है पिता का परिचय। उदय प्रकाश अपने पिता का परिचय देते हैं और बताते हैं कि पिताजी किस तरह से संकोची स्वभाव के हैं, शहर कभी जाते नहीं हैं, शहर से उनको भय लगता है और एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए वो अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। बच्चों को या और भी अन्य लोगों का जो हस्तक्षेप है उन्हें पसंद नहीं है। ये एक शुरुआत है पिता के परिचय की जो उदय प्रकाश यहाँ रचते हैं। कहानी में दूसरा मोड़ आता है जब एक शाम को पिताजी को, जो नरेटर है यानी कि कहानीकार जो है, वो ये बताता है कि पिताजी को तिरिछ ने काट लिया है। उसके बाद से कहानी आगे बढ़ती है और तिरिछ के काटने के बाद नरेटर ये बताता है कि तिरिछ कैसे उसके दुःस्वप्न का हिस्सा है, कैसे उसके सपने में आता है और ये पाता है कि तिरिछ उसका पीछा करता है। पूरी कहानी में काफ़ी हिस्सा, लगभग कह लीजिए एक बड़ी कहानी है, ये लंबी कहानी है, लेकिन इस लंबी कहानी का एक बड़ा हिस्सा इस सपने को लेकर के, एक दुःस्वप्न को लेकर के उदय प्रकाश यहाँ पर रचते हैं। तीसरा कहानी का एक बड़ा और निर्णायक मोड़, जहाँ पर पिताजी शहर जाते हैं एक मुकदमे के सिलसिले में। घर से संबंधित मुकदमा है और शहर जाना जरूरी है मुकदमे के सिलसिले में। अगर वो नहीं जाएंगे तो ये हो सकता है कि घर की कुर्की हो जाए और पूरा परिवार बेसहारा हो जाए, पूरा परिवार घर से बाहर हो जाए। इसलिए घर बचाना जरूरी है। तो घर बचाने के लिए और बच्चों के आश्रय के लिए पिता शहर जाते हैं मुकदमे की पैरवी के लिए। कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है और देखा जाए तो यही कहानी का वो प्रस्थान बिंदु है जहाँ पर उदय प्रकाश पूरे आधुनिक समाज के और पूरे आधुनिक समाज के विकास के दायरे में जो अमानवीयता है,
जो प्रतिमानवीय शक्तियाँ सक्रिय हैं, जो उनकी दुरभिसंधियाँ हैं, लगातार जो मानवीय संवेदनाओं के क्षरण होते जाने का जो मुद्दा है, इसको यहाँ पर उदय प्रकाश कहानी के इस भाग में लेकर के आते हैं। तो पिता का शहर जाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है कहानी का। इसके साथ शुरुआत होती है जब पिताजी शहर जा रहे हैं तो रास्ते में एक ट्रैक्टर पर सवार हैं। वहाँ पर एक उनके ही गांव के एक व्यक्ति जो राम अवतार जिनका नाम है, जो वैद्य भी हैं और जिनका मानना है कि वो ज्योतिष भी हैं, तो ज्योतिषाचार्य हैं, वैद्य हैं, वो तिरिच के काटने का इलाज बताते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे धतूरे का बीज अगर किसी व्यक्ति को पीस करके खिला दिया जाए तो तिरिच का जो विष है वो विष काम करना बंद कर देगा और वो बच सकता है। तो रास्ते में उनको धतूरे का बीज पीस करके पिलाया जाता है और उसके बाद पिता शहर में पहुंचते हैं। पूरी कहानी में शहर पहुंचे हुए पिता का जो पूरा जीवन संघर्ष है, और ये संघर्ष लगभग 10 बजे से लेकर के शाम 6 साढ़े 6 बजे के बीच, यानी कि 8 घंटे की जो जद्दोजहद है, ये पूरे कहानी का केंद्र बिंदु बन जाता है। उदय प्रकाश इस पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से लेखन के स्तर पर उतारते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि किस तरह से पूरी जो व्यवस्था है वो आदमी के खिलाफ, मनुष्य के खिलाफ खड़ी है। उदय प्रकाश ये जानते हैं, कई बार ये संकेत करते हैं कि जब भी मैं सपने में डरता था या तिरिस से, तो मेरा बोलना ही मेरा अस्त्र होता था और पिता कहीं बोल नहीं पाते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि पूरी कहानी में, पूरे उस 8 घंटे के संघर्ष में पिता केवल 2-3 वाक्य बोलते हैं। एक तो ये बोलते हैं कि मैं स्वारथ प्रसाद, स्कूल हेडमास्टर, गांव बेकली का प्रधान हूँ। इसके अलावा कोई तीसरा वाक्य उनके मुंह से नहीं निकलता है। राजेंद्र यादव ने हंस के सितंबर अंक में 87 में एक समीक्षा लिखी थी तिरिच की, जिसमें उन्होंने चर्चा की थी तिरिच स्थिति की भयावहता, दहशत और अमानवीकृत परिवेश के बीच आदमी की असहायता की कहानी है। तो शहर में गए हुए पिता से इस एक वाक्य के अलावा, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा नाम राम स्वारथ प्रसाद है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं बेकली का प्रधान हूँ, स्कूल में हेडमास्टर हूँ, इस वाक्य के अतिरिक्त वो कुछ कह नहीं पाते। राजेंद्र यादव की ये जो पंक्ति है, समीक्षा की ये पंक्ति, इस बात को भी ध्यान दिलाती है कि किस तरह से इस भयावह मन स्थिति में व्यक्ति से एक वाक्य भी नहीं निकल पाता। ये कहानी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस पूरे परिदृश्य को, इस पूरी भयावहता को, इस पूरी दहशत को, इस अमानवीकृत समय को उदय प्रकाश ने कहानी के स्तर पर कैसे घटित किया है। इसलिए मैंने जो प्रारंभ में आपसे कहा कि जादुई यथार्थवाद जो पद्धति के साथ साथ शिल्प भी है, उदय प्रकाश ने इस कहानी में उसका उपयोग किया। कहानी कहने के क्रम में अगर आप ध्यान से देखेंगे, जहाँ वो शुरू करते हैं उसके ठीक बाद वो पिता के परिचय के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हों, बुर्जें बहुत ऊंची हों, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हों और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद्य हो। पिता का ये जो परिचय है कि जहाँ पर पिता अभेद्य किले की तरह हैं, वो पिता के परिचय से ये कहानी शुरू होती है। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहल कर आए तो उनके टखने में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए
पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिछ ने काट लिया है। कहानी में तिरिछ शब्द यहीं पर पहली बार प्रयुक्त होता है। तिरिछ के काटने के बाद कहानी उड़ान लेती है और उदय प्रकाश एक प्रकार से दुःस्वप्न की एक पूरी कथा यात्रा इसमें लिखते हैं। वे अपने सपने का जिक्र करते हैं यहाँ, और उस सपने में उस लोक प्रचलित विश्वास और मिथ की अवधारणा को सामने ले आते हैं, जिससे तिरिछ के काटने पर क्या क्या भयावहता मनुष्य समाज को या व्यक्ति को उठानी पड़ती है। मैंने अभी अपने वक्तव्य में मनुष्य समाज कहा। दरअसल तिरिछ केवल विस्खापर या कोई विषैला जानवर नहीं है। तिरिछ इस पूरी कहानी में उस विकास का भी प्रतीक है, उस आधुनिक मानव समाज की क्षरित होती हुई संवेदनशीलता का भी प्रतीक है, जिसने समूचे समाज को काट लिया है और काटने के बाद किसी व्यक्ति का बचा रहना बहुत ही नामुमकिन है। पूरी कहानी में इस कथ्य को या पूरी कहानी में ये जो उदय प्रकाश की जो ये अनुभूति है, उसको उदय प्रकाश ने लिखा है, उसकी निटिंग की है। इस कहानी का जो मध्य स्थल है, और विशेष करके पिता जब शहर में पहुंचते हैं, वो पूरा जो वर्णन है वो इस कहानी का एक प्रकार से क्लाइमैक्स आप कह सकते हैं। ये कहानी एक प्रकार से जीवंत यथार्थ और क्रूरतम यथार्थ या क्रूरतम सच्चाई को सामने ले आती है, ठीक इसी समय जब पिता शहर में आते हैं। पिता जब शहर में आते हैं तो उन्हें राम अवतार रास्ते में जो मिले हैं, चूँकि एक लोक मान्यता के हिसाब से उनको दवाई पिलाई जा चुकी है, ये एक प्रकार से अंधविश्वास, इस अंधविश्वास को भी लेखक ध्यान में आपके सामने ला रहा है कि किस तरह से अंधविश्वास से एक व्यक्ति किस तरह से एक मुसीबत या संकट में फंस जाता है। और प्रायः जो अंधविश्वास या इस प्रकार के विश्वास से काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी एक छोटा सा परिचय संकेत के रूप में ही वो बताता है कि वो ज्योतिषाचार्य भी थे और वो वैद्य भी थे। तो वैद्य और ज्योतिषाचार्य, और अंत में जब पिता की मृत्यु होती है तो ये बताते हैं कि ठीक 24 घंटे के बाद तिरिछ के काटने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो ये वो विश्वास राम अवतार का कि ऐसा होता है, इस कड़वी सच्चाई और अंधविश्वास की तरफ भी उदय प्रकाश यहाँ पर इशारा करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कहानी का क्लाइमेक्स शहर है। 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक पिता के साथ साथ क्या क्या घटना होती है, उदय प्रकाश उसका बहुत ही सूक्ष्म ब्यौरेवार वर्णन करते हैं। ये डिटेलिंग इस तरह से एक एक बात को सामने ले आना उदय प्रकाश के कला की एक बहुत बड़ी ताकत है। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूं। अगर हिसाब लगाया जाए तो मिनर्वा टाकीज के पास वाला चौराहा, जहां पिताजी ट्रैक्टर से सुबह 10:07 पर उतरे थे, वहां से लेकर देशबंधु मार्ग का स्टेट बैंक, फिर विजय स्तंभ के पास का थाना और शहर के बाहरी उत्तरी छोर पर बसी इतवारी कॉलोनी को मिलाकर वे अब तक लगभग 30-32 किलोमीटर की दूरी तक भटक चुके थे। ये जगहें ऐसी हैं जो एक ही दिशा में नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिताजी की दिमागी हालत यह थी कि उन्हें ठीक ठीक कुछ सूझ नहीं रहा था और वे अचानक ही किसी तरफ चल पड़ते थे। जहाँ तक सर्राफ की पत्नी और साली पर उनके हमले की बात है, जिसे थपलियाल साहब सच मानते हैं, मेरा अनुमान है कि पिताजी उनके पास या तो पानी मांगने गए होंगे या बकेली जाने वाली सड़क के बारे में पूछने।
आप यहाँ ये देखिए कि किस तरह से एक व्यक्ति जो शहर गया है उसके साथ साथ क्या घट रहा है, उसे न खुद का बोध है न दिशा का बोध है। और ये जो पूरा परिदृश्य है, ये परिदृश्य इस कहानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेशनल रेस्टोरेंट का सत्ते नौकर जिसकी चर्चा इसमें आती है, इतवारी कॉलोनी की चर्चा आती है, कन्हई राम तिवारी जो पिता के पुराने मित्र हैं, वो गांव आ रहे हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। वो रुकते हैं और पहचान नहीं पाते पिता को। वो किसी से पूछते हैं कौन है, तो उनको लोग बताते हैं कि कोई पाकिस्तान का जासूस है, उसे लोग मार रहे हैं। उदय प्रकाश इस पूरे दृश्य का जब वर्णन करते हैं वो बेहद करुणाद्र कर देने वाला वर्णन है, मर्मांतक। ढाबे के मालिक सरदार सतनाम सिंह ने बताया कि उस वक्त पिताजी के जिस्म पर सिर्फ पट्टे वाली एक चड्ढी थी, दुबले शरीर की हड्डियां और छाती के सफ़ेद बाल दिख रहे थे। पेट पिचका हुआ था, वह धूल और मिट्टी में लिथड़े हुए थे। सिर के सफ़ेद बाल बिखर गए थे। दाहिनी आंख के ऊपर से और निचले होठ से खून बह रहा था। सतनाम सिंह ने दुख और पछतावे के साथ कहा, मेरे को क्या मालूम था कि यह आदमी सीधा साधा इज्जतदार राख रसूख का इंसान है और नसीब के फेर में इसकी ये हालत हो गई है। यह है पूरा दृश्य। घर से निकले हुए पिता ठीक ठाक हैं और शहर पहुंचते पहुंचते पिता की हालत क्या हो गई है। इसी क्रम में एक जगह उदय प्रकाश लिखते हैं कि जो वकील पैरवी कर रहा था, उस वकील को मिलने के बाद वो एक बैंक जाते हैं और बैंक में वो किसी अपने परिचित से मिलते हैं, तो वो पहचान नहीं पाता एकाएक। और बैंक के जो चौकीदार लोग हैं, बैंक के जो चपरासी हैं, उन्होंने पिता से मारपीट की और उनका कागज़ और रुपया पैसा छीन लिया। उसके बाद से ये हालत है। तो पूरा एक एक वो थाने जाते हैं, वो बैंक जाते हैं, वो वकील से मिलते हैं, वो नेशनल रेस्टोरेंट के सामने पहुंचते हैं। ये जो पूरा परिदृश्य उदय प्रकाश खींचते हैं, उस पूरे परिदृश्य में आपको आधुनिक कहे जाने वाले मानव समाज की एक घृणास्पद, एक अमानवीय तस्वीर आपको दिखते मिलेगी। ये जो अभी हाल में एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, लिंचिंग, उदय प्रकाश इस कहानी में जहाँ पर वो नेशनल रेस्टोरेंट के सामने की खाली ज़मीन पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर कुछ बच्चे उन्हें पत्थर मार रहे हैं, वो पूरा परिदृश्य जैसे लगता है कि आज आँखों के सामने सहसा आ जाता है। कहानियाँ यही करती हैं कि जीवन और जगत में घट रही तमाम सारी चीज़ों के बारे में वो हमको पूर्व सूचना भी देती हैं। आने वाले समय के बारे में हमें वो एक आईना पहले से ही प्रस्तुत करती हैं। ये एक बड़े कथाकार या एक बड़े कहानीकार की एक बड़ी निशानी है। ये उसकी विश्व दृष्टि का हिस्सा है। वो एक स्वप्न दृष्टा भी होता है। ये कहानी तिरिछ इसी ढंग की कहानी है जो समूची संवेदनशीलता को तार तार होते हुए दिखाती है। ये यथार्थ के उस रूप से हमारा सामना कराती है जिस यथार्थ को इस आधुनिकता ने, इस विकास ने, इस अंधी दौड़ ने रचा है। इसलिए तिरिछ कहानी की संरचना पर जब हम बात करते हैं तो ये तमाम सारे मुद्दे उस कहानी के कथ्य के साथ कहानी में जिस तरह से घुले मिले हैं, वो एक बेहद महत्वपूर्ण, न केवल कहानी विधा के विकास के लिए बल्कि हमारे समय और समाज को समझने के लिए भी जरूरी हैं। तो उदय प्रकाश की ये कहानी तिरिछ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी बन जाती है।
एक और बात जो मैंने जैसे अभी आपके सामने इस घटना का जिक्र किया, आप वो हिस्सा देखें। एक सबसे बड़ी विडंबना भी इसी बीच हुई। हमारे गांव पंचायत के सरपंच और पिताजी के बचपन के पुराने दोस्त पंडित कन्हई राम तिवारी लगभग 3:30 बजे नेशनल रेस्टोरेंट के सामने सड़क से गुजरे थे। वह रिक्शे पर थे। उन्हें अगले चौराहे से बस लेकर गांव लौटना था। उन्होंने उस ढाबे के सामने इकट्ठी भीड़ को भी देखा और उन्हें यह पता भी चल गया कि वहाँ पर किसी आदमी को मारा जा रहा है। उनकी यह इच्छा भी हुई कि वहाँ जाकर देखें आखिर मामला क्या है। उन्होंने रिक्शा रुकवा भी लिया, लेकिन उनके पूछने पर किसी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है जो पानी की टंकी में जहर डालने जा रहा था, उसे ही लोग मार रहे हैं। अब ये पूरी जो घटना है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक सीधे सच्चे सादे इंसान को मारने के पीछे जो तर्क है, वो तर्क किस तरह से एक अपनी वैधता प्राप्त करता है और एक गैर सच्चाई, एक गैर तथ्य, जिस तथ्य का इस घटना के साथ कोई रिश्ता नहीं बनता, उसकी आड़ में कैसे एक व्यक्ति को तार तार किया जा रहा है, कैसे एक व्यक्ति की अस्मिता और इयत्ता को, उसके समूचे जीवन को यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंत में जहाँ पर पिता की मृत्यु होती है, वो हिस्सा बहुत ही एक प्रकार से पूरी जो हमारी व्यवस्था है, हमारा जो सिस्टम है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उसको भी प्रश्नांकित करती है। उदय प्रकाश लिखते हैं, गणेशवा हमारे गांव के तालाब के पार वाले टोली का मोची है। उसने बताया कि मैं बहुत डर गया और मास्टर साहब को पहचान ही नहीं पाया। उनका चेहरा डरावना हो गया था और चिन्हाई में नहीं आता था। मैं डर कर गुमटी से बाहर निकल आया और शोर मचाने लगा। दूसरे मोचियों के अलावा वहाँ कुछ और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। लोगों ने जब गणेशवा की गुमटी के भीतर जाकर झांका तो गुमटी के अंदर उसके सबसे अतरे कोने में टूटे फूटे जूतों, चमड़ों के टुकड़ों, रबर और चिथड़ों के बीच पिताजी दुबके हुए थे। उनकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही थीं। उन्हें वहाँ से खींचकर बाहर पट्टी पर निकाला गया। तभी गणेशवा ने उन्हें पहचान लिया। गणेशवा का कहना था, उसने पिताजी के कान में कुछ आवाज़ें भी लगाईं, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वार्थ प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा था, फिर चुप हो गए थे। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हुई थी। तारीख थी 17 मई 1972। 24 घंटे पहले लगभग इसी वक्त उन्हें जंगल में तिरिछ ने काटा था। 24 घंटे पहले क्या पिताजी इन घटनाओं और इस मृत्यु का अनुमान कर सकते थे? कहानी का देशकाल बिल्कुल ये 24 घंटे ही है, और इस 24 घंटे में भी 8 घंटे जो उन्होंने शहर में बिताए हैं, वो समय इस पूरी कहानी की ज्योग्राफिया को संवेदनशीलता और मानवीयता के परिप्रेक्ष्य में तय करता है। कहानी का जहाँ अंत होता है, एक बार फिर उदय प्रकाश कहते हैं कि मैं अपने सपने के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मुझे अक्सर आता है। तो सपनों के बीच में ये जो दुःस्वप्न है, उसकी चर्चा करते हुए एक जगह लास्ट में वो कहते हैं, मैं रोता हूँ, भागने की कोशिश करता हूँ, मेरा पूरा शरीर नींद में ही पसीने में डूब जाता है। मैं ज़ोर ज़ोर से बोलकर जागने की कोशिश करता हूँ। मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि यह सब सपना है और अभी आँख खोलते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सपने के भीतर अपनी आँखें फाड़ कर देखता हूँ दूर तक, लेकिन वह पल आखिर आ ही जाता है। कहानी लगभग यहाँ पर ख़त्म होती है और अंतिम वाक्य है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, और यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है कि मुझे आखिरकार अब तिरिछ का सपना क्यों नहीं आता? पिता की मृत्यु के बाद तिरिछ का सपना न आना, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसे उदय प्रकाश यहाँ पर कह रहे हैं। जैसा राजेंद्र यादव जी ने लिखा है
और कहा है कि पिता को मारने वाला शहर लगभग बेचेहरा प्रेतों का हुजूम है, ठीक तिरिच के जहर की तरह। उदय प्रकाश इस समूची व्यवस्था को तिरिच के विष की तरह, तिरिच के जहर की तरह पाठकों के सामने रखते हैं और एक मनुष्य इस व्यवस्था में कैसे क्रूर परिस्थिति का सामना करता है, कैसे वो अपने प्राणों के संकट को इस पूरी समूची व्यवस्था की दुरुपसंधियों में अपने संघर्ष को सामने ले आता है। ये कहानी उसका एक मुकम्मल पाठ है। ये सचमुच एक ऐसा यथार्थ है जिसे उदय प्रकाश की इस कहानी तिरिच ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। निश्चय ही आप इस परिचर्चा से न केवल उदय प्रकाश के तिरिच की संरचना, उनके शिल्प, उनकी कला के बारे में आपको पता चला होगा, बल्कि ये भी कि इस कहानी के पीछे उदय प्रकाश का मंतव्य क्या है, उनकी विश्वदृष्टि क्या है और कहानी का मुख्य अभिप्रेत क्या है, मुख्य कथ्य क्या है। धन्यवाद।